दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द शक्ति पार्ट 2। इससे पहले हम शब्द शक्ति को लेकर के एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें शब्द शक्ति का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और अभिधा शब्द शक्ति को लेकर के विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लक्षणा शब्द शक्ति की बात करेंगे और उसके आगे के पार्टों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और प्ले लिस्ट पर जाकर आप कक्षावार जो वीडियो बना रखी हैं उसमें देख सकते हैं। शब्द शक्ति लगभग कक्षा 8 से लेकर के स्कूली स्तर से महाविद्यालय स्तर, विश्वविद्यालय स्तर और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सवाल से संबंधित टॉपिक है, इसलिए सभी के लिए उपयोगी है। लक्षणा शब्द शक्ति अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा की शर्तें, लक्षणा के लिए 3 शर्तें हैं, यानी कि लक्षणा कहाँ पर होगी या कैसे होगी। मुख्यार्थ में बाधा है, इसमें मुख्य अर्थ या अभिधेय अर्थ लागू नहीं होता, वह बाधित, असंगत हो जाता है। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से संबंध, जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है पर यह दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित हो जाता है। रूढ़ि या प्रयोजन, मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई रूढ़ि होती है या कोई प्रयोजन। रूढ़ि कहते हैं प्रयोग, प्रवाह, प्रसिद्धि को, अर्थात वैसा बोलने का चलन है, तरीका है, किसी बात को कहने की जो प्रथा हो जाती है वह रूढ़ि कहलाती है। जैसे मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया। इस वाक्य में 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। इसके बदले में यदि कोई कहे कि मुझे देखते ही वह 10-20-40 हो गया, यानी कोई संख्या बताना नहीं है, या मुझे देखते ही वह 11-2-9 हो गया, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई रूढ़ि नहीं है। यानी भागने की रूढ़ि अर्थात प्रसिद्ध 9-2-11 में ही है, यानी कि जो परंपरागत रूप से रूढ़ि के रूप में प्रचलित हो जाए वो फिर ऐसे शब्द हैं। प्रयोजन कहते हैं अभिप्राय या मतलब को, अर्थात हमारे मन में कोई ऐसा अभिप्राय है जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त नहीं हो रहा है, तब उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। जैसे हम किसी को अतिशय मूर्ख कहना चाहते हैं तो तुम मूर्ख हो कह देने से मूर्खता की अतिशयता प्रकट नहीं होती, लेकिन यदि हम कहें कि तुम बैल हो तो इसका अर्थ है कि तुम अतिशय मूर्ख हो। यानी कि यहाँ जो बात कह रहे हैं उसका जो प्रयोजन है वो अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिए, चाहे शब्द उसके लिए दूसरे हों। या बैल शब्द का प्रयोग मूर्खता की अतिशयता बताने के प्रयोजन से किया गया है। लक्षणा की शास्त्रीय परिभाषा, मुख्यार्थ के बाधित होने पर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लिया जाए वह लक्षणा शब्द शक्ति है। उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सभी मुहावरे व लोकोक्तियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। सभी मुहावरों एवं लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के सहारे अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इस वाक्य में चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा है, हमें शब्दों का मुख्यार्थ अभिष्ट नहीं है, हम इनके दूसरे अर्थ की ओर ध्यान देते हैं, उन्हीं अर्थों को समझते हैं। बड़ी लज्जा की बात है। इसी तरह रामचरण की जगह उसके भतीजे पिंटू के घर के मालिक होने पर उसके पड़ोसी ने कहा, हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान। इस वाक्य में हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान लोकोक्ति से हम शब्दों का अर्थ
मुख्यार्थ नहीं लेते, बल्कि हम इनसे दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं कि उक्त घर में सज्जन योग्य गुणवान व्यक्तियों के स्थान पर अब दुर्जन अयोग्य दुष्ट गुणहीन व्यक्तियों का आधिपत्य हो गया है। एक पदबद्ध उदाहरण निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता की अंतिम पंक्ति, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, दृष्टि मार नहीं खाती प्राणी मार खाता है। दृष्टि नहीं रोती प्राणी रोता है, इसलिए दृष्टि जो मार खा रोई नहीं, इस कथन में अभिधेय अर्थ का मुख्य अर्थ लागू नहीं होता, बाधित हो जाता है। तब हम उससे संबंधित अन्य अर्थ दूसरा अर्थ लेते हैं। तो इस तरह से लक्ष्यार्थ अपना अर्थ प्रकट करता है। कवि उस स्त्री की बात कह रहा है जो जीवन संघर्ष में बार बार मार खाकर या आघात झेलकर रोई नहीं। एक और पद्यबद्ध उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। दिनकर की काव्यकृति रेणुका का उदाहरण है। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है, अरि हृदय को थाम महल के लिए झोंपड़ी बली होती है। इस पद्य का मुख्यार्थ स्पष्ट है कि विद्युत की इस चकाचौंध में दीप की लो रोती है, अरि हृदय को थाम ले, यहाँ महल के लिए झोंपड़ी बली होती है। किंतु इसका लक्ष्यार्थ यह है कि महलों में रहने वाले लोगों को जो वैभव प्राप्त है, जो ऐशो आराम सुख संसाधन संपदा प्राप्त है, वह वस्तुतः झोंपड़ी में रहने वाले मजदूरों के श्रम, उसके परिश्रम, उनके पसीने की मेहनत की बदौलत उनका परिणाम है। अर्थात मजदूर जब मेहनत करता है, मकान का निर्माण करता है, तो महल को वो गढ़ता है। उस महल की में चित्रकारी मजदूर करते हैं, उसमें लिपाई पुताई रंग रोगन सारा काम, फर्नीचर का काम मजदूर वर्ग मेहनती लोग करते हैं। और उसमें जब बड़े धनाढ्य पैसे वाले लोग ऐशो आराम से रहते हैं, तो झोंपड़ी के लोग मजदूर लोग महल में रहने वाले लोगों के संसाधन को निर्मित करते हैं। तो इस पद में महल का अर्थ महल के निवासी अर्थात धनी, और झोंपड़ी का अर्थ झोंपड़ी के निवासी अर्थात निर्धन लोगों के लिए अर्थ प्रकट होता है। ये लक्षणा शब्द शक्ति से ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार इस पद में प्रयुक्त विद्युत की चकाचौंध का वैभव अर्थ और दीपक की लो का रोना का श्रमिक जीवन अर्थ भी लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ज्ञात होता है। दीपक की लो आप जानते हैं धीमे धीमे मध्यम गति से जलती है, उसका जो प्रकाश का फैलाव है बहुत सीमित होता है, और दूसरी जो रोशनी है वो बहुत तीव्र गति से तेज होती है, लेकिन वो लगातार जलती रहती है, वो श्रम करती है, परिश्रम करती है, मेहनत करती है। तो उस अर्थ को वहाँ प्रकट किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, या आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।